नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 8 के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे जिसमें अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम द्रव्य की कणीय प्रकृति के बारे में बात करेंगे। आसान शब्दों में बताऊं तो आज हम बात करेंगे द्रव्य के अलग-अलग कण के बारे में कि आखिरकार घटक कण क्या होते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं वो किसी न किसी एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने होते हैं, जिस कण को और छोटे कणों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम इस घटक कण के बारे में बात करेंगे। हम द्रव्य की अलग-अलग अवस्था के बारे में बात करेंगे जिसे हम ठोस, द्रव और गैस के रूप में जानते हैं और हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार द्रव्य की इन अलग-अलग अवस्था के लिए कौन-सी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। तो आज का हमारा जो ये जो सेशन होने वाला है, इस सेशन के माध्यम से आप इस द्रव्य यानी कि मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ में लेके बैठें और कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चले तो आप उसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, द्रव्य की कणीय प्रकृति के बारे में समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि द्रव्य क्या होता है। अब हालांकि द्रव्य के बारे में मैंने आपसे पहले के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि द्रव्य कोई भी ऐसा पदार्थ होता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और एक निश्चित आयतन होता है। तो अगर किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन ये दो चीजें हो तो हम उसको द्रव्य की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब द्रव्य की तीन अवस्था होती है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि द्रव्य के तीन अवस्था के रूप में ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। ठीक है। अब द्रव्य को समझने के बाद हम समझते हैं कि प्रत्येक द्रव्य किससे बना होता है। देखिए, प्रत्येक द्रव्य चाहे दुनिया में छोटे से छोटा द्रव्य हो या बड़े से बड़ा द्रव्य हो, छोटे से छोटे रेत की बात करें या बड़े से बड़े हम पर्वत की बात करें, तो दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं वो एक ऐसे सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं जिसको और ज्यादा छोटे छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है। और इन्हीं सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं? घटक कण या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक समझिए आप, ये एक चट्टान है। चट्टान बहुत बड़ा होता है, लेकिन चट्टान को अगर आप छोटा-छोटा करें, इसको बहुत ज़्यादा आप ग्राइंड कर दें, तो फिर वो रेत में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो रेत है, ये रेत इस चट्टान का सूक्ष्मतम कण नहीं है। रेत से भी छोटा एक सूक्ष्मतम कण होता है, जिस कण से ये पूरा का पूरा चट्टान बना होता है और इस कण को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और कभी-कभी हम साधारण सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से भी नहीं देख सकते हैं। इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी घटक कणों को देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मतम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अब इसी घटक कण के उदाहरण के तौर पे आपने परमाणु या अणु के बारे में पढ़ा होगा, जो कि पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अब दोस्तों, ये जो घटक कण होता है, ये बहुत सारे ऐसे होते हैं घटक कण जिनसे मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है ना? तो इन घटक कणों के बीच में कुछ खाली स्थान छूटा होता है जिसको हम अंतरा कणीय स्थान या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, इन सभी द्रव्यों के बीच में, पदार्थ की इन सभी अवस्थाओं के बीच में आप देखें जो घटक कण होते हैं, उन घटक कणों के बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान होते हैं, उसको हम अंतराकणीय स्थान या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। अब इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, जो घटक कणों के बीच का अंतराकणीय स्थान होता है, वो ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में सबसे ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, द्रव में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है सॉलिड की। इसमें जो अलग-अलग घटक कण हैं, इनके बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम अंतराकणीय स्थान आपको देखने को मिलेगा। जो द्रव है, उसमें ठोस की तुलना में ज़्यादा अंतराकणीय स्थान है, लेकिन गैस की तुलना में इसमें जो अंतराकणीय स्थान है, यानी कि घटक कणों के बीच का जो स्थान है, वो कम है और गैस में सबसे ज़्यादा अंतराकणीय स्थान होता है। अलग-अलग कणों के बीच की जो दूरी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों हमने सबसे पहले समझा घटक कण के बारे में, जो कि किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिसके मिलने से कोई भी पदार्थ बनता है। तो ये हमने द्रव्य के बारे में बात की और द्रव्य जिस सूक्ष्मतम कण से मिलके बना होता है उसके बारे में बात की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार द्रव्य की जो अलग-अलग अवस्था होती है, उस अवस्था का निर्धारक कारक कौन होता है? अब ये कैसे निर्धारित होता है कि कोई भी द्रव्य ठोस बनेगा? ये कैसे निर्धारित होता है कि कोई भी द्रव्य द्रव बनेगा या गैस बनेगा? तो इन सब के निर्धारण के लिए जो एक बल ज़िम्मेदार है, हम उसको कहते हैं अंतराकणीय बल या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या अंतराकणीय बल से ही ये निर्धारित होता है कि द्रव्य की अलग-अलग अवस्था कौन-सी होगी। कोई भी पदार्थ ठोस रूप में होगा या कोई भी पदार्थ द्रव के रूप में होगा या गैस के रूप में होगा, ये निर्धारित करता है अंतराकणीय बल।
अंतराकणीय बल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी द्रव्य छोटे-छोटे घटक कणों से मिलकर बना होता है और ये घटक कण आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और इसी आकर्षण बल को हम अंतराकणीय बल कहते हैं। यानी अलग-अलग घटक कणों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, उसको हम अंतराकणीय बल कहते हैं और इसी अंतराकणीय बल से ये निर्धारित होता है कि द्रव्य की अवस्था क्या होगी, ठोस होगी या गैस होगी या द्रव होगी। अब ये जो अंतराकणीय बल है, जो घटक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, ये 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ की प्रकृति पे कि पदार्थ की प्रकृति क्या है और दूसरा घटक कणों के बीच की दूरी पे। अगर घटक कणों के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो ये जो लगने वाला बल है, वो बल कम हो जाएगा। ठीक है? अगर घटक कणों के बीच की दूरी कम है, तो दूरी अगर कम है तो फिर लगने वाला बल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। इस सॉलिड है, सॉलिड में घटक कणों के बीच की दूरी कम है, तो इसके बीच का जो अंतराकणीय बल है, आकर्षण बल है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा होता है ना? अब इसी तरीके से आप इसमें गैस में देखिए, तो गैस में चूँकि अंतराकणीय दूरी बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, वो कम होगा। है ना? तो ये हमने अंतराकणीय बल के बारे में बात की कि अंतराकणीय बल वो बल होता है जो कि द्रव्य की अवस्था को निर्धारित करता है। अब देखिए, जॉन डाल्टन ने जब 1800 में के आसपास सबसे पहले किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के रूप में परमाणु की खोज की थी, तो उससे बहुत पहले हमारे जो दार्शनिक ग्रंथ है उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ किसी न किसी एक ऐसे सूक्ष्म कण से मिलके बने हैं जिसको और छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। और ये बताया था हमारे भारतीय दार्शनिक कणाद ने। दरअसल कणाद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र में आचार्य कणाद ने सबसे पहले परमाणु की अवधारणा के बारे में चर्चा की है। कणाद ने ये बताया था कि किसी भी द्रव्य का निर्माण एक सूक्ष्म और एक अविभाज्य शाश्वत कणों से हुआ है। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा और अविभाज्य का मतलब ऐसे कण जिसको और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों का निर्माण एक सूक्ष्म और एक अविभाज्य शाश्वत कणों से हुआ है और इसी कण को कनाद ने परमाणु की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों आज से हम इस बात से आप समझ सकते हैं कि हमारे जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, वो अपने समय से कितना आगे के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने द्रव की अलग-अलग अवस्था के निर्धारक कारक के बारे में बात करी जो कि क्या था? अंतराकणीय आकर्षण बल, है ना? तो इस अंतराकणीय आकर्षण बल के बाद अब हम द्रव की अलग-अलग अवस्था जो कि ठोस, द्रव और गैस है, उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है? ठोस ऐसा द्रव्य की अवस्था होती है जिसकी एक निश्चित आकृति होती है और जिसका एक निश्चित आयतन होता है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए एक चट्टान है। क्या चट्टान की निश्चित आकृति होती है? बिल्कुल होती है। क्या चट्टान को अगर हम कहीं पे रख दें तो क्या वो स्थान घेरता है? बिल्कुल घेरता है और कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसी को तो आयतन कहते हैं, है ना? फिर उसके बाद ठोस के बारे में अगर हम बात करें तो और दूसरी चीज़ आप ले लीजिए। आपके घर की ही बात कर लेते हैं, तो आपके घर में जो टेबल है, टेबल क्या है? एक ठोस है। क्यों? क्योंकि उसका आकार निश्चित है, उसकी आकृति निश्चित है और टेबल जहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे उसने स्थान घेरा हुआ है, तो उस टेबल का आयतन भी है। तो ठोस की विशेषता ये होती है कि उसकी आकृति निश्चित होती है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। फिर ठोस की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसके कणों के बीच में जो अंतराकणीय बल होता है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसके जो घटक कण हैं, वो स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए एक ठोस है, इस ठोस में ये छोटे-छोटे कण हैं। इन कणों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से ये जो कण हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं पाते, बस इसमें कंपन हो पाता है और कंपन भी कब होगा? जब हम इस ठोस को गर्म करेंगे। तो अगर हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके जो घटक कण हैं उस घटक कणों में कंपन होता है और फिर इस घटक कण के बीच में जो लगने वाला अंतराकणीय बल है जो आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ जाता है और फिर ठोस को जब हम एक सीमा से ज़्यादा तक गर्म करते हैं, एक तापमान से ज़्यादा तक गर्म करते हैं तो फिर ये जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस के बारे में हमने 3 बातें की। पहला कि इसकी आकृति और इसका आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के घटक कणों कणों के बीच में जो अंतराकणीय बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ठोस में जो इसके कण होते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो गति नहीं करते।
तीसरी चीज़ हमने बात करी कि ठोस के जो कण हैं वो गर्म करने पर उसमें कंपन होता है और ठोस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो गर्म करने पर कमज़ोर पड़ जाता है और एक निश्चित तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है गलनांक का, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को हम मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? अब अंतराकणीय बल पर ये निर्भर करता है। ये जो गलनांक है, ये गलनांक अंतराकणीय बल पर निर्भर करता है और अंतराकणीय बल के साथ इस गलनांक का समानुपाती संबंध होता है। कहने का मतलब कि जिस पदार्थ का अंतराकणीय बल ज़्यादा है, यानी कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए कि लकड़ी है, तो इस लकड़ी के घटक कणकों के बीच में जो आकर्षण बल है, अगर वो ज़्यादा है तो इस लकड़ी का गलनांक भी ज़्यादा होगा। तो अंतराकणीय बल जितना ज़्यादा, गलनांक उतना ज़्यादा। ठीक है? और अंतराकणीय बल जितना कम तो गलनांक उतना कम। तो किसी भी पदार्थ का गलनांक इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के घटक कणों के बीच में अंतराकणीय बल कितना ज़्यादा है। अगर हम कुछ पदार्थों के गलनांक की बात करें तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना शुरू कर देता है, बर्फ द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। यूरिया का गलनांक 133 डिग्री सेल्सियस होता है और लोहा का गलनांक 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब अगर इन तीनों की हम बात करें तो इन तीनों में जो अंतराकणीय बल सबसे कम है वो बर्फ का है, क्योंकि इसका अंतराकणीय बल कम है तभी इसको कम तापमान देने पर ही आप देखें तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तभी इसका गलनांक कम है। यूरिया का फिर बर्फ से ज़्यादा अंतराकणीय बल है, इसलिए इसका गलनांक बर्फ से ज़्यादा है और लोहा के जो कण होते हैं, जो घटक कण होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसके इसका गलनांक भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गलनांक के बारे में। दूसरा, अंतराकणीय स्थान ठोस में कम होता है, द्रव में ज़्यादा होता है। ऐसा हमें सामान्य तौर पे देखने को मिलता है कि जो ठोस है, ठोस के कणों के बीच में जो खाली स्थान है, वो कम देखने को मिलेगा और द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक अपवाद क्या है? बर्फ। बर्फ जो है वो है एक ठोस, लेकिन जल के अंतराकणीय स्थान की तुलना में बर्फ के जो अंतराकणीय स्थान होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सामान्यतः होना क्या चाहिए था? बर्फ एक ठोस था, तो इसलिए ठोस में अंतराकणीय स्थान कम होना चाहिए था, लेकिन जो पानी से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा बर्फ में अंतराकणीय स्थान होता है। इसकी वजह ये है इसकी बनावट। बर्फ की जो बनावट है वो पानी से थोड़ी-सी अलग होती है और इस बनावट की वजह से ही बर्फ में अंतराकणीय स्थान ज़्यादा होता है और इसीलिए बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है और बर्फ पानी में तैरने लग जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो ये दोस्तों हमने सबसे पहले अभी ठोस अवस्था के बारे में बात करी। अब हम चलते हैं अगली अवस्था पे, जो कि है हमारी द्रव अवस्था। जैसे हमने ठोस में बात की थी कि ठोस की ये विशेषता होती है कि उसका आयतन और उसकी आकृति दोनों निश्चित होती है। वहीं द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव को आप जिस बर्तन में डालिएगा, उसी बर्तन के आकार आकृति का जो द्रव है वो हो जाता है। तो द्रव की विशेषता क्या है? इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि अंतराकणीय बल जो होता है द्रव में, वो ठोस की तुलना में कमज़ोर होता है। लेकिन हाँ, द्रव की अवस्था में द्रव का जो अंतराकणीय बल है, इतना तो मज़बूत होता ही है कि द्रव के कणों को पास-पास रखता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या बोला? जो द्रव का अंतराकणीय बल होता है, वो ठोस की तुलना में तो कम होता है, लेकिन इतना मज़बूत होता है कि द्रव के कणों को पास-पास रखता है। तभी तो आप देखते हैं कि पानी जो है वो पूरे बर्तन में एक साथ रहता है, अलग-अलग नहीं होता। फिर गर्म करने पर जो द्रव है उसका भी अंतराकणीय आकर्षण बल कमज़ोर पड़ता है और फिर एक तापमान तक जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो द्रव है वो धीरे-धीरे उसका अंतराकणीय आकर्षण बल इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है या फिर यूँ कहें कि वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब यही द्रव का गैस या वाष्प में परिवर्तन से कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को हम किसी भी द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और इस प्रक्रिया को, जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम वाष्पन या फिर इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये हमने द्रव अवस्था के बारे में बात करी। आई होप कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ और आपको समझ में आ रही होगी। तीसरी अवस्था पदार्थ की होती है गैसीय अवस्था। अगर हम इस गैसीय अवस्था की विशेषताओं की बात करें, तो ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, ना ही इसकी आकृति निश्चित होती है। अब देखिए, ठोस में हमने क्या बात करी थी, इसको ज़रा आप तुलना करके देखिए तो ठोस में आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में
आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती। और गैस की बात करें तो ना तो इसका आकृति निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गैसीय अवस्था में अगर कोई पदार्थ है, कोई द्रव्य है, तो उस गैसीय अवस्था में जो अंतराकणीय बल होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसीलिए आप देखें तो जो गैसों के कण होते हैं उनमें काफी ज्यादा गति होती है। ये कण एक जगह से दूसरे जगह पे फैल जाते हैं और विचरण करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाते हैं एक कोने में, लेकिन उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो गैस के कण हैं, जो हवा के कण हैं, वो घूमते रहते हैं और वो इस अगरबत्ती के सुगंध के कण को पूरे रूम में ले जाके फैला देते हैं और हमें पूरे रूम के अंदर अगरबत्ती का सुगंध जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये हमने गैसीय अवस्था के बारे में बात करी। अब देखिए, जो गैस है और द्रव है, दोनों में जो कण होते हैं वो गति करते हैं, दोनों ही दोनों प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए हम गैस और द्रव इन दोनों को ही फ्लूइड के कैटेगरी में रखते हैं, तरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यह ध्यान में रखना है आपको, तरल का मतलब लिक्विड नहीं होता है, लिक्विड को हम द्रव कहते हैं। तरल का मतलब होता है फ्लूइड, जो कि प्रवाहित हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो सकता है। तो ये दोस्तों हमने गैसीय अवस्था के बारे में बात करी। तो अब इस पूरे चैप्टर में इन 3 अवस्थाओं के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लास्ट में याद रखना है, जिसमें सबसे पहला ये है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं, तो किसी भी द्रव्य के घटक कणों की गति बढ़ जाती है। क्यों गति क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसके अंदर का जो अंतराकणीय आकर्षण बल है, वो कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से घटक कणों की गति बढ़ जाती है। ठीक है? फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो अंतराकणीय बल होता है, वो अंतराकणीय दूरी पर निर्भर करता है और यह दूरी कणों की ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करती है। कहने का मतलब, जो अंतराकणीय बल है वो अंतराकणीय दूरी पर निर्भर करता है, ये तो पहले हमने समझा था कि अगर किसी भी पदार्थ के घटक कणों के बीच में दूरी जितनी कम है, उसके बीच में लगने वाला बल उतना ज्यादा होगा। ठीक बात है। अब ये अंतरा कणों की जो माफ कीजिएगा, ये जो अंतराकणीय दूरी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा क्या है ना। और ये अंतरा माफ कीजिएगा, अंतराकणीय जो बल है वो इस बात पे निर्भर करता है कि ऊष्मीय ऊर्जा कितनी है। यह कहने का मतलब कि अगर किसी पदार्थ के जो घटक कण है वो आसपास में है, तो आसपास में रहें तो वो फिर गति अगर कर रहे हैं तो गति करेंगे तो वो ज़्यादा टकराएंगे, तो इससे ऊष्मीय ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो अंतराकणीय बल किसी भी पदार्थ के जो अंतरा उसके घटक कण है उसके ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक बात है। तो दूसरी चीज़ कि अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था जो है उसके घटक कणों की ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करती है, मैं ऐसा बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है वो अंतराकणीय बल पर निर्भर करती है। ये मैंने चैप्टर के शुरू में जब आपको मैं बता रहा था कि पदार्थ की अलग अलग अवस्था के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की अवस्था के निर्धारक कारक है अंतराकणीय बल। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अंतराकणीय बल है, वो अंतराकणीय बल तो अंतराकणीय दूरी पर निर्भर करती है, लेकिन ये जो दूरी है वो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करती है। और ये जो दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा है, ये ऊष्मीय ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, अंतराकणीय बल उतना कम होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी पदार्थ के अंदर के घटक कणों की जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो उस पदार्थ के अंतराकणीय बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा है तो आप देखेंगे कि उस पदार्थ के घटक कणों के बीच में लगने वाला अंतराकणीय बल जो है वो कम होगा। ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा क्यों होगी? देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा के लिए कणों का आपस में टकराना बहुत जरूरी है। और कण आपस में कब टकराएंगे? जब ये मूव करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ठोस पदार्थों में जो कण है वो मूव ही नहीं करते, तो उसमें ऊष्मीय ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है। और ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होगी तो अंतराकणीय बल बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा और अंतराकणीय बल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अगर एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस उदाहरण से आप समझ पाए होंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा और अंतराकणीय बल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्यों है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ठोस के कणों में जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो निम्नतम होती है, इसलिए उसमें अंतराकणीय बल अधिकतम होता है। और गैस के कणों में ऊष्मीय ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण आपस में काफी दूर दूर होते हैं, तो ये विचरण कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा पाते हैं, और टकराने के लिए गति चाहिए तो ये गति भी कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे टकराने से जो ऊष्मीय ऊर्जा डेवलप होती है, जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, वो गैस में बहुत ज्यादा होती है। और ऊष्मीय ऊर्जा अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है अंतराकणीय आकर्षण बल जो है वो कम होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था और इस चार्ट के साथ हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा, जिस चार्ट में ठोस, द्रव और गैस इन तीनों का कंपैरिजन किया गया है। अगर ठोस की बात करें तो इसमें इसके जो घटक कण हैं उनके बीच का स्थान न्यूनतम होता है। गैस में इसके घटक कणों के बीच का स्थान सबसे ज़्यादा होता है और द्रव में जो कणों के बीच का स्थान है वो गैस से कम लेकिन ठोस से ज़्यादा होता है। ठीक बात है? जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुसंकुलित होते हैं, यानी बहुत आसपास होते हैं। जो गैस के कण होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और जो द्रव के कण हैं वो ठोस की तुलना में तो पास-पास होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में तो दूर-दूर होते हैं, लेकिन गैस की तुलना में पास-पास होते हैं। अगर हम अंतराकणीय आकर्षण की बात करें तो वो ठोस में अधिकतम होता है, यानी कि ठोस के कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है सबसे ज़्यादा होता है। गैस के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है और द्रव के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन गैस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। फिर अगर हम कणों की गति की बात करें तो ठोसों में जो कणों की गति है वो लगभग नगण्य होती है, इसमें केवल आपको कंपन देखने को मिलेगा। वहीं गैस में आप बात करें तो गैस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते रहते हैं, बिल्कुल आसानी से गति करते हैं। वहीं जो द्रव में गति है, द्रव के कणों की जो गति है वो सीमित स्थान तक प्रतिबंधित रहती है। हालाँकि द्रव में गति होती है, लेकिन वो सीमित स्थान तक होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक बूंद पानी अगर हमने यहाँ पे गिरा दिया तो ये पूरा फैल के यहाँ तक पहुँच जाएगी। इस बूंद के मतलब इस जल के एक बूंद के कणों की गति की एक सीमा रहती है और वो उसी सीमा के अंदर में विचरण करती रहती है, सीमा के अंदर में गति करती रहती है। तो ये दोस्तों हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में आखिरी में एक तुलना की कि तीनों में क्या-क्या अंतर है। चाहे वो अंतराकणीय स्थान के आधार पर हो, चाहे वो कण के आधार पर हो, कण की मजबूती के आधार पर हो, चाहे वो अंतराकणीय आकर्षण के आधार पर हो या फिर कणों की गति के आधार पर हो। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सारे चैप्टर्स के मतलब इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया आसान शब्दों में, वो आपने समझा होगा और अगर आपने समझा है तो दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मैं आपसे अगले चैप्टर के साथ बहुत ही जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।